आज हम अपने श्रोताओं के समक्ष साहित्य और समय विषय पर एक महत्वपूर्ण वार्ता करने के लिए उपस्थित हैं। इस वार्ता में भाग लेने के लिए मैं डॉक्टर राम सुधार सिंह, जो इस वार्ता को संचालित करूंगा, हमारे सबसे बाएं तरफ डॉक्टर प्रकाश उदय जी, जो श्री बलदेव पीजी कॉलेज बड़ा गांव वाराणसी में हिंदी के विभागाध्यक्ष हैं, साहित्य के अध्येता गहन हैं और लोक साहित्य में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, जो आज विषय पर अपना विचार व्यक्त करेंगे। हमारे ठीक बाएं तरफ डॉक्टर अनीता सिंह जी, हिंदी विभाग उदय प्रताप स्वायत्त शासी महाविद्यालय से संबद्ध हैं। आपने कहानियों पर और विशेष करके महिला लेखन पर बहुत ही महत्वपूर्ण शोध कार्य किया है। आज का हमारा विषय है साहित्य और समय। सुधी श्रोताओं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि साहित्य और समय दोनों अन्योनाश्रित रहे हैं। कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण हुआ करता है। जैसा समय है वह समय साहित्य को प्रभावित करता है और जैसा साहित्य होता है वह समय को भी मार्गदर्शन करता है। दोनों एक दूसरे को आपस में प्रतिबिंबित करते हैं। अगर हम अपने आज़ादी के पिछले 75 वर्षों पर दृष्टिपात करें तो समय के साथ, समाज की गतिविधियों के साथ, देश की उथल पुथल के साथ साहित्य ने हमेशा मार्गदर्शन किया है समाज का और अपने समय का। ये वो समय जब पूरा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब साहित्य में जिस तरह की कविताएं लिखी गईं, वाराणसी जनपद के महाकवि जयशंकर प्रसाद ने लिखा, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता की पुकार यहाँ से उठी थी। भारतीय मन ने अपने देश के गौरव को स्वीकार किया था। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। माखनलाल चतुर्वेदी जैसे लोगों ने फूल पुष्प की अभिलाषा से अपनी भावना को व्यक्त किया। पुष्प चाहता है कि हम ऐसी जगह जाएं जहां सेनानी अपनी शीश को कटाने के लिए मातृभूमि की वेदी पर आगे बढ़ रहा हो। उस समय जो कविताएं लिखी गईं, उन कविताओं में जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो अपने समय के साथ निरंतर साहित्य गतिशील रहा है। साहित्य में समाज की भूमिका रही है, समय के साथ साहित्य की भूमिका रही है। मैं डॉक्टर प्रकाश उदय जी से इस विषय पर और स्पष्ट करने का निवेदन करता हूं कि साहित्य में समय की क्या भूमिका है और समय में साहित्य की क्या भूमिका होती है। इसको आप स्पष्ट करें डॉक्टर प्रकाश उदय जी। समय और साहित्य का जो रिश्ता है वो तरह तरह से है और तरह तरह के रिश्ते। हम सबकी चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके 3 स्तरों की बात मैं करता हूँ संक्षेप में। बहुत प्रसिद्ध कृति है श्री रामचरितमानस, उसके सहारे। तो मानस में एक राम का समय है जिस समय की कथा दर्ज हो रही है, और एक तुलसीदास का समय है जिस समय में राम के समय की कथा दर्ज हो रही है। बिल्कुल। और एक तीसरा समय है जब हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो वो पढ़ने वाले का, रामचरितमानस को सुनने वाले का एक समय है, और ये तीनों समय भिन्न हैं। और मैं ये नहीं कहता कि साहित्य में हमेशा ये भिन्नता होती है। कई बार समय अभिन्न हो सकता है, या तीनों समय अभिन्न होंगे, या दोनों समय अभिन्न होंगे। लेकिन मेरा कहना ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भिन्न भिन्न समय जब साहित्य में आते हैं तो एक सम पर आते हैं, और उस सम पर जो राम का समय है वो तुलसी के समय में, जो तुलसी का समय है वो आज के समय में, आज का समय राम के समय में ये प्रक्षेपित होता है, और ये एक चमत्कार घटित होता है। समय अखंड है, लेकिन हम उसको भूत, वर्तमान और भविष्य के खंडों में बांटते हैं। लेकिन भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक धरातल पर खड़ा करने का चमत्कार अगर कहीं है तो वो साहित्य के पास है। और वो एक इस तरह के अनेक चमत्कार समय के साथ मिलकर साहित्य और साहित्य के साथ मिलकर समय रचता है। आप देखेंगे, आपने चर्चा भी की, साहित्य समय को दर्ज भी करता है,
साहित्य समय से मुठभेड़ भी करता है, साहित्य समय को बदलता भी है, और जो अखंड प्रवाह है समय का उसे वो बांध लेता है बिना उसको बाधित किए, और फिर प्रवाहित करने के लिए वो कहीं छोड़ देता है। राम का समय आज जब हम पढ़ते हैं तो वो फिर से जैसे प्रवाहित हो जाता है। तो इसलिए जब अंग्रेजी में जिसको हम क्लासिक कृति कहते हैं, उसके लिए हिंदी में जो समय लेते हैं कालजयी, वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा अर्थ के आयाम घेरने वाला समय है। काल को जीतना ही नहीं है सिर्फ, वो काल को जीना है, समय को जीना है। तो इस तरह से समय, आजकल जब हम समकालीन साहित्य की बात करते हैं तो समय और साहित्य का ये रिश्ता हमेशा से रहा है, जब से साहित्य है। लेकिन आज थोड़ा हम काल के प्रति ज़्यादा सचेत हो गए लगते। लेकिन ये समय को यथावत साहित्य दर्ज करता हो ऐसा भी नहीं। आप देखेंगे समय से बिल्कुल जुड़ा हुआ अखबार है, एकदम से तत्काल से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो आज का ताज़ा समाचार है, कल का रद्दी अखबार है। साहित्य भी समय से जुड़ता है, लेकिन समय को वो बांध लेता है और समय को जैसे वो कई कालखंडों में प्रवाहित करने की क्षमता से भर देता है। ये साहित्य की ताकत है। समय के साथ उसके जो प्रयोग हैं वो अद्भुत है, और इस पर बहुत गहरे जाकर विचार करने की ज़रूरत है, और लोगों ने विचार किया है इस पर समय के साथ साहित्य। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि समकालीन समय को साहित्य नहीं प्रक्षेपित कर सकता है? नहीं, समकालीन समय साहित्य जब होगा तो वो समय से जुड़ा होगा ही। कबीर का साहित्य कबीर के समय से जुड़ा है, तुलसी का साहित्य तुलसी के समय से जुड़ा है, और आज का साहित्य आज के समय से जुड़ा है। लेकिन वो जुड़ाव ऐसा होता है कि वो सिर्फ आज से बंधकर नहीं रह जाता है, वो आज को बीते हुए कल में भी ले जाने की क्षमता रखता है, और आज को आने वाले कल में भी ले जाने की क्षमता रखता है। जैसे हम जब यथार्थ कहते हैं तो यथार्थ का मतलब यथावत तो होता नहीं है, वो यथा का अर्थ होता है। तो समय के अर्थ को पकड़ना और उसे प्रकट करना, ये साहित्य जो करता है वो अद्भुत है। और ऐसा नहीं है कि सब साहित्य ये कर ही पाता है, इसीलिए कालजयी साहित्य एक होता है जो समय को इस तरह पकड़ता है। वरना तो हम समय को, आज के समय को भी लेके कविताएं करते हैं, लेकिन हमारा ये कवि पर निर्भर करता है, साहित्यकार पर निर्भर करता है कि वो समय को कैसे पकड़ता है। डॉक्टर प्रकाश उदय जी ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया मैम कि समय, साहित्य अपने समय से टकराता भी है, मुठभेड़ भी करता है, उसका अतिक्रमण भी करता है, और अपने समय के साथ भी चलता है। आप विशेष रूप से आप अध्येता हैं हिंदी कहानी की, महिला कथा लेखन की, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कथा लेखन में जो महिला हस्तक्षेप बहुत पर्याप्त मात्रा में हुआ है, तो इसमें महिलाओं ने अपने समय को किस तरह से अभिव्यक्त किया, अथवा इसको और अगर स्पष्ट करना चाहूँ इस सवाल को कि आज जितनी प्रतिष्ठित महिला कथा लेखिकाएं हैं वो आत्मकथाएं ज़्यादा लिख रही हैं, तो वो आत्मकथा के द्वारा अपने समय से कैसे मुठभेड़ कर रही हैं, अथवा इसको और अधिक आपसे स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो आज कई विमर्श चल रहे हैं, दलित विमर्श और स्त्री विमर्श, तो स्त्री विमर्श के संदर्भ में स्त्री लेखन कहाँ तक समय के साथ और समाज के साथ अपना तारतम्य बैठा करके चलता है, इसको आप स्पष्ट करें। सर, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि विमर्श की जो बात हो रही है, जो स्त्रियां आत्मकथाएं लिख रही हैं उनको हम स्त्री विमर्श से जोड़कर बात करते हैं, क्योंकि तभी स्पष्ट हो पाएगा कि ये स्त्रियों के लेखन की आवश्यकता इतनी अधिक और मुखर रूप में क्यों पड़ी। तो आप देखिए, मीरा, अगर हम भक्ति काल में जाते हैं तो आप मीरा से देखिए, तो मीरा ने जो रचा है, क्या वो केवल उन्होंने इसलिए लिखा है कि उन्हें कविता लिखनी थी? नहीं, बल्कि उनकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता
महिला थी वह कहीं न कहीं हनन हो रहा था उसका, और उसी का विरोध करने के लिए उन्होंने चाहे राणा का विरोध किया, अपने पति का विरोध किया, चाहे उन्होंने कृष्ण के प्रति अपना अनुराग दिखाया, लेकिन वो बताना चाहती थी कि स्त्रियां मात्र एक वस्तु नहीं हैं, वो जीती जागती हैं, इंसान है, मनुष्य हैं। इसलिए उन्होंने इस तरह की रचनाएं लिखी अपनी स्वतंत्रता को उजागर करने के लिए। हम और आगे आते हैं, एक बात उठती है कि जो मीरा के समय में अपना समय और समाज कहाँ तक उनकी रचनाओं में झलकता है? मीरा के समय में सर समाज पूरी तरह से झलकता है, क्योंकि उस समय स्त्रियां जो थी, स्त्रियों को वस्तु समझा जाता था। पुरुष जो है, पुरुष स्त्रियों को अपना केवल गुलाम समझते थे, उन्हें मनुष्य मात्र नहीं समझते थे। यदि किसी भी के साथ अगर आप न्याय करेंगे, जैसे स्त्रियां ही हैं, उनके साथ मनुष्य मात्र समझकर उनके साथ व्यवहार करेंगे, तो मेरे समझ से ये आज जो स्त्री विमर्श का ढांचा तैयार हो रहा है या स्त्री विमर्श हर जगह किया जा रहा है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि यह विचारणीय प्रश्न है सर कि स्त्री विमर्श या कोई भी विमर्श की आवश्यकता तभी पड़ती है जब वो पक्ष कमजोर हो जाता है। तो इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि स्त्रियों का पक्ष कमजोर था, इसी कारण स्त्री विमर्श की आवश्यकता पड़ी। और वो जो ये महिला लेखन जो आया समाज में कि महिलाएं ही अपने बारे में लिख सकती हैं, इसका विरोध पुरुषों ने किया है कई बार कि क्यों केवल महिलाएं लिख सकती हैं। तो आप साहित्यकार जो है या व्यक्ति जो है अपने ही बात को काटता है, क्योंकि एक तरफ तो कहता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और भोगा हुआ यथार्थ जो होता है वह ज़्यादा सत्य होता है, बजाय कि एसी के कमरे में बैठ के लिखा हुआ कोई साहित्य। लेकिन मैडम, स्त्री विमर्श के नाम पर जो पुरुष के साथ टकराहट कुछ लेखिकाएं पैदा कर रही हैं, वो कहाँ तक उचित है? पुरुष एक समाज के भीतर स्त्री और पुरुष दोनों की एक सहभागिता है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो स्त्री विमर्श के नाम पर पुरुषों से टकराहट या पुरुषों के प्रति विद्रोह, ये तो उचित है नहीं। सर प्रपुरुषों के प्रति विद्रोह इसमें कहाँ है? स्त्रियां इसमें पांच स्तर पे लिख रही हैं। आप उन स्तरों को समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ वो वृद्ध पुरुष जो है उनका वर्णन कर रही हैं कि किस तरह से वो प्रेम से रखते हैं। दूसरे जब वो अपने पति के साथ आती हैं, जब पति का वर्णन करती हैं, तो वो पति से ऐसा नहीं है कि वो विद्रोह कर रही हैं या उनको स्वतंत्रता चाहिए। आप स्त्रियों की स्वतंत्रता का मतलब हमें स्पष्ट रूप में समझना होगा। स्त्री ये नहीं कह रही कि आप हमें खुला छोड़ दीजिए और हम जा रहे हैं बाजार में घूमने या हमें ये करना है वो करना है। उनका जो वर्चस्व, जो पुरुष वर्चस्व है, उस चीज से वो निजात पाने के लिए लिख रही हैं। अब पुरुष का अहम या पुरुष प्रधान समाज है, अगर वो इस बात को उलट कर दे रहा है तो उसमें स्त्रियों की कहाँ गलती है? स्त्रियां तो केवल पुरुष के वर्चस्व से मुक्ति चाहती हैं। वो तो ये नहीं करी कि हमें विवाह नहीं करना है या हमें गृहस्थ आश्रम में नहीं रहना है या हमें पारिवारिक संस्था में नहीं रहना है। आप स्त्रियों की उन स्थिति को समझिए कि एक तरफ पुरुष ये कहता है कि स्त्रियां एक सीमित समाज में रहती हैं, इसलिए वो सीमित ही लेखन कर रही हैं और उनके लेखन के साथ न्याय नहीं किया जा सकता। नहीं सर, एक बात मैं इसमें बोल दूं कि स्त्रियां बाहर भी देख रही हैं और घर भी देख रही हैं। तो मेरे समझ से पुरुष से बड़ा दायरा स्त्री का है। पुरुष तो केवल बाहर देख रहा है और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है, और इसीलिए वो पुत्र भी चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि बेटी जो है वो दूसरे घर में चली जाएगी और उसको अर्थ जो है वो जो उसका कमाया हुआ धन है वो स्त्री दूसरे घर लेकर चली जाएगी। इसीलिए वो पुत्र चाह रहा है कि पुत्र उसके बनाए हुए धन को, उसके बनाए हुए प्रॉपर्टी को अपने यहाँ लेकर आएगा। आप स्त्री के मुक्ति के संदर्भ को समझने की आवश्यकता है सर कि स्त्री पुरुष से मुक्ति नहीं चाहती है, पुरुष के वर्चस्व मानसिकता से मुक्ति चाहती है। ये सवाल थोड़ा उलझा हुआ जरूर है, इसको जरूर मैं चाहूँगा कि डॉक्टर प्रकाश उदय जी थोड़ा इसको साफ करें। ये पुरुष स्त्री वाली बात नहीं है, हम लोग अब समय की बात कर रहे हैं कि अपने समय को किस तरह से व्यक्त लेखन या साहित्य करता है, तो स्त्री लेखन किस तरह से क्या अपने समय के साथ न्याय कर पा रहा है? थोड़ा आप अपनी बात रखें, फिर हम अगले सवाल पर आएंगे। वैसे समय को हम मानते हैं कि अखंड है, लेकिन यही समय पुरुष के लिए कुछ और तरह का है, स्त्री के लिए कुछ और तरह का है, दलित के लिए कुछ और तरह का है। जो दबाने वाले हैं उनके लिए कुछ और तरह का है। बिल्कुल। तो एक ही समय के भिन्न भिन्न प्रारूप बन जाते और हम सब एक ही समय में अपने अपने समय के साथ जीते और अपने अपने समय को अभिव्यक्त करते। तो स्त्री समय को जैसा महसूस कर रही है
वैसा उसे व्यक्त करने की कोशिश कर रही है। और ये महत्वपूर्ण है, उसका बोलना, उसका व्यक्त करना। पुरुषों ने स्त्रियों को जैसे देखा, स्त्रियों ने स्त्रियों को उससे कितना भिन्न देखा, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये एक अवसर देता है आपको कि आप स्त्री साहित्य के भीतर जो पुरुष है उसको, पुरुष साहित्य के भीतर जो पुरुष है उसको, पुरुष साहित्य के भीतर जो स्त्री है उसको, और स्त्री साहित्य के भीतर जो स्त्री है उसको ठीक से देख सके, और एक तुलनात्मक अध्ययन की जगह बनती है। और हम तब समय की बारीकियों को पहचान पाएंगे कि समय किस तरह से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग घटित साहित्यकार जो होता है आम जन से अलग होता है। वो समय को इस तरह सचमुच खंड में नहीं देखता है। वो उसके लिए ऐसा भूत और भविष्य और वर्तमान तीनों पर उसकी दृष्टि रहा करती है। तो स्त्री लेखन क्या इस तरह न्याय कर रहा है समय के साथ? क्योंकि स्त्री भी एक व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी तरह से देख रही है। स्त्री वैसे ही जैसे अपनी तरह से प्रेमचंद देखते हैं, अपनी तरह से प्रसाद देखते हैं, अपनी तरह से स्त्रियां देखती हैं, लेकिन सारी स्त्रियां एक ही तरह से देख रही हो ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं। आप हर स्त्री का देखा हुआ अलग अलग उसका देखना देख सकते हैं। तो समय भी हर स्त्री के साथ एक ही तरह से हस्तक्षेप कर रहा हो, एक ही तरह की समस्याओं को ले आ रहा है। बहुत सारे, ये मैडम ने जिन समस्याओं की तरफ इशारे किए उनके बहुत सारे नोक पलक हैं, और उन सबको अलग अलग स्त्रियां अलग अलग तरह से देख रही हैं और उसको एकदम समय के साथ जोड़ रही हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है, उनका बोलना और उनका होना। सर, इसमें ये भी हमें देखना होगा ना कि नहीं, समकालीन की जो चुनौतियां हैं, आज के समय की जो चुनौतियां हैं, आप महिला लेखन से थोड़ा बाहर आ जाएं। आज की जो चुनौतियां हैं उसमें साहित्य कहाँ तक समय के साथ चल रहा है? आज की जो वर्तमान जो चुनौतियां हैं, जैसे एक बड़ी चुनौती है पर्यावरण की चुनौती है। विश्व एक हिंसा के रास्ते पर जा रहा है, अमन शांति के, उस पर भौतिकतावादी की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। ये जो आज के समय की चुनौतियां हैं समकालीन, इसके साथ साहित्य कदम से कदम, या साहित्य का क्या दायित्व बनता है? अच्छा, समय की जो चुनौतियां हैं ना, वो कभी कम नहीं रही, और हर समय को लगता है कि हमारे समय की चुनौतियां बहुत प्रबल हैं। और आजकल थोड़ी ये प्रवृत्ति बनी हुई है कि हमारे समय में संवेदनहीनता होती जा रही है, ये होता जा रहा है, वो होता जा रहा है, लेकिन ये हमेशा से रहा है। और साहित्य हमेशा से इसके मुठभेड़ में शामिल रहा है। समय हमेशा कठिन है, और रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि जैसे जैसे समय बीतेगा कठिन से कठिनतर होता जाएगा, और कठिन से कठिनतर समय के साथ साहित्य की जरूरत भी बढ़ती चली जाएगी, साहित्य की लड़ाई भी गंभीर होती चली जाएगी। इसका मतलब है कि आज का समय कठिनतर हुआ है, और उससे साहित्य का सामना भी उसी हिसाब से हुआ है। हम ये नहीं है कि पहले थोड़ी ज़्यादा मशक्क़त से ये सामना हुआ है, अब कम हो रहा है। अब उसमें वैविध्य भी है उस लड़ाई में, और वह लड़ाई बहुत तरफ से हो रही है। तो अच्छा, एक और चीज़ आपसे स्पष्ट करना चाहूँगा डॉक्टर प्रकाश उदय जी से। साहित्य के दो रूप होते हैं, एक लोक के द्वारा रचा गया साहित्य होता है, एक व्यक्ति के द्वारा रचा गया साहित्य होता है। लोक का एक हमारा बड़ा क्षेत्र है, लोकमन का, भारतीय लोकमन का, और एक व्यक्ति के द्वारा रचा गया साहित्य है। इन दोनों में कितना तालमेल है? कैसा समय के साथ दोनों अटखेलियां करते हैं, दोनों मुठभेड़ करते हैं? इस पर थोड़ा संक्षेप में मैं कहता हूं कि संक्षेप में इसको देखिए, व्यक्ति का साहित्य है और लोक का साहित्य है। तो और समय, हर व्यक्ति अपनी तरह से समय को महसूस करता है, लेकिन लोक जब महसूस करता है तो वो एक समेकित रूप से महसूस करता है। वो सबका महसूस करना है, वो सबका समय उसमें आता है। और उस सबके का मतलब क्या है? सिर्फ आदमी नहीं, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, ये सब है, सबका समय है। और लोक जब महसूस करता है तो सबकी तरफ से महसूस करता है। इसलिए गंगा के किनारे तीर पर खड़ी हुई एक महिला रो रही है कि मुझे एक लहर दे दो, मैं मर जाऊं। और गंगा पूछती है तुम्हें क्या दुख है, और वो बताती है कि मुझे बांझ होने का दुख है।
तो गंगा जब आशीर्वाद देती है तो उसको पहले ये नहीं कहती है कि तुम पुत्रवती हो जाओ, वो कहती है आम में मोजर लगे, बेली वाह, फूले, वाह, 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 क्या बात और है। तब उसको उसको आशीर्वाद देती है। तो ये सबकी जो चिंता है, वो लोक सबके की साथ जो जोड़ना है, वो लोक का है। इसलिए लोक समय को जब देखता है तो एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखता है, और वो सिर्फ आदमी की तरफ से नहीं देखता, वो सिर्फ स्त्री की तरफ से नहीं देखता, वो सिर्फ पुरुष की तरफ से नहीं देखता, वो सबकी तरफ से देखता है। और उसमें आदमी का देखना भी है, पुरुष का देखना भी है, स्त्री का देखना भी है, और पेड़ और नीम और पीपल और नदी और पहाड़, उनकी तरफ से भी देखना है। ये समय उस तरह से एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में, लोक एक बड़े परिप्रेक्ष्य में समय के इसलिए साथ संक्षेप चलता है। में, नहीं, वो इसलिए ठीक है। लोक में नया और पुराना कोई मूल्य नहीं है। आप देखेंगे कि आज शादी हो रही है और शादी में जो गीत गाया जा रहा है वो राम और सीता के विवाह का गीत गाया जा है, रहा है। शंकर और पार्वती के विवाह का है। वो इसलिए है कि न वो पुराना है न ये नया है, वही विवाह है आज हो रहा है, और यही विवाह था जो उस दिन हुआ था। तो समय को इस तरह से देखना, ये लोक का अपना देखना है। लोक समय को एक विशाल कालखंड के रूप में देखता है, और साहित्य भी उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक भाग है, उसी का एक खंड है। इसलिए वह भी समय को, अपनी समय को एक विशाल कालखंड में देखता है, जहाँ कुछ भी पुराना नहीं हो सकता है। चाहे आज के 400-500 वर्ष पहले लिखा गया साहित्य हो, चाहे उसमें भक्त काल के कवि हों, चाहे रीतिकाल के कवि हों, उन्होंने अपने समय को जिस तरह से देखा था, और आधुनिक काल में आकर के, और पिछले 100 वर्षों का जो हमारा हिंदी का साहित्य है वह अपने समय के साथ किस तरह से चला। उसमें जो कालजयी रचनाएं लिखी गई, कामायनी जैसी रचना इस नगर में लिखी गई, जहाँ एक बड़ा कवि कहता है, औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। सबके सुखी बनाने की जो कामना है वह साहित्य है। इसीलिए एक अखंड काल के साथ, एक अखंड समय के साथ साहित्य अपने दायित्व को निर्वहन करता है। इस एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपने श्रोताओं से हम अपने विषय को साझा कर रहे थे, और इसमें भाग ले रहे थे डॉक्टर प्रकाश उदय जी, डॉक्टर अनीता सिंह जी, मैं स्वयं डॉक्टर राम सुधार सिंह, और अपने श्रोताओं के प्रति और उनको विषय से उनको समझाने की हमने प्रयास किया है। मैं आप सभी के प्रति, आप दोनों लोगों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।